हेलो बच्चों, इग्नू के स्टडी सेंटर 2281 निर्माण कैंपस सुनाम में मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार आपका पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप लोगों के मैसेजेस और आप लोगों के ईमेल हमको रोज़ाना मिल रहे हैं और जितनी प्रशंसा आप हम लोगों की कर रहे हो उस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बच्चों के बेटे ईमेल्स प्राप्त हुए हैं, वो भारतेंदु जी के बारे में, भारतेंदु युग के बारे में और भारतेंदु जी की जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, उनके बारे में वो जानने की इच्छा रखते हैं। तो उनकी इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतेंदु जी पर। भारतेंदु जी, उनका जीवन परिचय, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनकी प्रमुख रचनाएं और कौन कौन सी उनकी रचनाएं जो हैं वो हमें पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, इन सब बातों पर आज हम लोग चर्चा विचार विमर्श करेंगे। लेकिन बच्चों, उससे पहले मैं आप लोगों को आज एक बार फिर यह बताना चाहता हूं कि इग्नू से अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो, निर्माण कैंपस सुनाम में बीए चल रही है और भी बहुत सारे कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं वो निर्माण कैंपस सुनाम के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और इन कोर्सों में अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो उसकी जो अंतिम डेट, जो अंतिम दिनांक, जो अंतिम तारीख जो निश्चित की गई है वह है बच्चों 31 अगस्त 2020। ठीक है, 31 अगस्त जो है उसके लिए अंतिम दिनांक जो है वो निर्धारित की गई है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम लोग सीधा बात पर अपनी यहाँ पर आते हैं। आज की इकाई जो है हमारी है, जो बहुत से बच्चे जिसके बारे में जानना चाहते हैं कि भारतेंदु जी कौन थे, भारतेंदु जी की कौन सी रचनाएं हैं, कौन सी रचनाएं प्रमुख हैं और कौन कौन सा उनका जीवन परिचय, जो उनका व्यक्तित्व कैसा रहा, उनका कृतित्व कैसा है, उस पर हमें कौन कौन से पाठ्यक्रम से प्रश्न आ सकते हैं। तो इन सब बातों पर आइए चर्चा करते हैं। तो बेटे, सबसे पहले तो जरा ध्यान से सुनिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रवर्तक मानते हैं। अब ऐसा क्यों मानते हैं कि उन्होंने जो चली आ रही परंपरा थी, हिंदी साहित्य का इतिहास तो हम सब लोगों ने पढ़ा ही है। जो हिंदी साहित्य का प्रथम काल है, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं, उसके बाद जो दूसरा काल है जिसका समय 1050 से 1375 माना जाता है, और दूसरा भक्ति काल जिसका समय 1375 से 1700 ईस्वी माना जाता है। उसके बाद रीतिकाल, उसका समय क्या है 1700 से 1900। ठीक है, और उसके बाद जो युग आया उसे हम किस नाम से जानते हैं, आधुनिक काल। आधुनिक काल की जो समय सीमा थी बच्चों वो थी 1700 से 1900 से लेकर अब तक। रीतिकाल की 1700 से 1900 और आधुनिक काल की 1900 से लेकर अब तक जो है उसकी समय सीमा मानी जाती है। तो रीतिकाल तक जो नायक नायिकाओं से उसके उनके वासना से लिप्त जो रचना संसार है वो चलता आ रहा था, उस परंपरा को तोड़ करके भारतेंदु जी ने क्या किया, आधुनिक युग का उनको प्रवर्तक माना गया। ठीक है, तो उन्होंने जो चली आ रही परंपरा थी उससे अलग हट करके, अलग विषय चुन करके उन्होंने अपनी रचनाएं जो हैं वो रची। इसका जो कारण क्या है कि उन्हें आधुनिक युग का प्रवर्तक माना गया, भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य तथा काव्य में आधुनिक जीवन दर्शन से संबंधित आत्मा की प्रतिष्ठा की। भारतेंदु जी ने हिंदी कविता में एक नई चेतना फूंक दी। उन्होंने शैली और भाषा में परिवर्तन करके हिंदी काव्य प्रवाह को एक नई दिशा जो है वो प्रदान की। हिंदी कविता में जो अभी तक श्रृंगारिक भावनाओं में ही उलझी हुई थी, वह इस युग में भारतेंदु जी के प्रयत्नों से मानव हृदय के साथ विहार करने लगे। ठीक है, तो जैसे मानव का हृदय जो उसके साथ जो है वो जो नई कविता थी वो विहार करने लगी, भारतेंदु युग की कविता। वह नायक नायिकाओं के, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनके वासना से लिप्त प्रेम जाल से मुक्त होकर क्या हुआ, मानव हृदय
में उठने वाले सुख दुख, हर्ष और विषाद की हिलोरों के साथ खेलने लगी। भारतेंदु जी ने इसका रूप ही बदल दिया। तो वही बात है बेटे कि भारतेंदु जी ने जो कविता को मानव की प्रत्येक समस्या के साथ, समाज की समस्या के साथ, मानव के हृदय के साथ जोड़ने का जो है वो इन्होंने भरसक प्रयत्न किया। सर्वप्रथम इन्होंने हिंदी कविता का परिचय जो है जनसाधारण के दुखों और सुखों के साथ कराया। ठीक है, इनकी रचनाओं में ही सर्वप्रथम राष्ट्र की विकल आत्मा झंकृत हुई, जिसे राष्ट्र की पीड़ा या दास्ता की वेदना जो है उसको कहते हैं। ठीक है, भारतेंदु जी ने दूसरे बहुत से कवियों तथा लेखकों को भी क्या किया, नवीन भावनाओं से ओतप्रोत साहित्य रचना करने की प्रेरणा दी। और इसी के पीछे एक कारण यह भी रहा कि बहुत से जो लेखक थे, जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ोगे या आप भारतेंदु युग में के बारे में पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा, आपको पढ़ने को मिलेगा कि एक भारतेंदु मंडल बना था और उस भारतेंदु मंडल में भारतेंदु जी से प्रभावित होकर बहुत से रचनाकार जो हैं उनके साथ जुड़ गए थे। जैसी वो रचना करते थे वैसी ही रचनाएं जो हैं वो दूसरे लेखक भी उनसे प्रेरणा लेकर करने लगे थे। अब बात करते हैं बेटे भारतेंदु जी के जन्म की। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका गांव कैसा था, उनके पिता कौन थे। तो भारतेंदु जी का जन्म जो है वो वाराणसी के एक संपन्न परिवार में 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र और माँ का नाम क्या था, पार्वती था। पिता का नाम क्या था बेटे, गोपाल चंद्र, और माँ का नाम क्या था, पार्वती। और कब इनका जन्म हुआ, 1850 ईस्वी में, वाराणसी एक संपन्न परिवार में। ठीक है, इनके पिता जो थे ब्रज भाषा में गिरिधर दास इनके पिता जो थे ब्रज भाषा में गिरिधर दास के नाम से कविता करते थे। जब ये 5 वर्ष के थे तब इनकी माता का निधन हो गया था, और जब ये 13 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया था। अर्थात क्या है कि छोटी उम्र में ही ये माता पिता के स्नेह से वंचित हो गए थे। साहित्य के संस्कार जो हैं वो भारतेंदु जी को बचपन में घर पर ही जो इनके साहित्य की महफिलें लगती थी वहीं से उनको जो है ये मिला के साहित्य से वो जुड़ गए बचपन से ही। साहित्यिक योगदान की अगर हम लोग इनके बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी में साहित्यिक पत्रकारिता का सूत्रपात किया। साहित्यिक पत्रकारिता अर्थात साहित्य से जुड़ी हुई जो पत्रिकाएं निकलती हैं उनका सूत्रपात करने का श्रेय, उनकी शुरुआत, सूत्रपात होता है शुरुआत करने का श्रेय भी किसको जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, जिससे हिंदी भाषा और उसके साहित्य के प्रचार प्रसार में पर्याप्त सहायता मिली। इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्या हुआ कि जो हिंदी साहित्य था उसका प्रचार, जो उसके प्रसार में जो बहुत सारी सहायता मिली और हिंदी साहित्य जो है वो अब प्रगति की ओर बढ़ने लगा। 1868 ईस्वी में इन्होंने कवि वचन सुधा और 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका इन्होंने निकाली। एक बार फिर सुन लो बेटे, 1868 ईस्वी में इन्होंने कवि वचन सुधा और 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका इन्होंने निकाली। इसके बाद सन 1884 में इन्होंने नारी शिक्षा हेतु बाल बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया। ठीक है, और इनकी उदारता, लगन और साहित्यिक नेतृत्व की क्षमता से प्रभावित होकर बहुत सारे हिंदी साहित्यकार जो थे वो भी इनके साथ जुड़ गए, और जिससे भारतेंदु मंडल के नाम से इन लोगों को जाना जाने लगा। ऐसे कौन से लेखक थे जो इनसे प्रभावित होकर के इनके साथ जुड़े, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे उनके मैं नाम आपको बताना चाहूँगा। इसमें पंडित बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास जी इत्यादि ऐसे बहुत से लोग थे जो इनसे प्रेरित होकर के इनके साथ जुड़ गए और उन्होंने इन्हीं की तर्ज पर जो है अपनी कलम चलाई।
अर्थात इन्हीं की तर्ज पर का अर्थ क्या है कि उन्होंने भी जो अपनी कविताएं थी, अपनी रचनाएं थी, उनको समाज के साथ, मानव के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया और मानव की जो समस्याएं थी, समाज की जो समस्याएं थी, राष्ट्र की, देश की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया और बहुत सारी जो परंपराएं थी, रूढ़ियाँ थी, आडंबर थे और जाति पाति का भेदभाव था, इन सब बातों का भी उन्होंने अपनी रचनाओं में विरोध किया। ठीक है, और जाति पाति से ऊपर उठ करके मानव को मानव हृदय की भांति सोचने के लिए उन्होंने कहा। भारत दुर्दशा बेटे जो इनका एक नाटक है भारतेंदु जी का, भारत दुर्दशा, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भारतेंदु जी हैं उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। उनके कुछ अनुदित नाटक हैं, उनके कुछ मौलिक नाटक हैं और उनकी कुछ काव्य रचनाएं भी हैं, जिनके नाम मैंने यहाँ अपने पास लिख के रखे हैं और मैं आप लोगों को वो लिखवा देता हूँ। और बच्चों, मेरी आपसे एक बार फिर अनुरोध है, आपसे विनय है कि आप जो नाम मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, जो मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से सुन लो और साथ साथ लिख लो। लिखने का अपना एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है बेटे। और हमेशा आप कोई भी विषय लो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे अंग्रेज़ी भाषा हो, चाहे कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, कोई डिप्लोमा कर रहे हो, कंप्यूटर्स पर आप कोई नोट्स बना रहे हो, तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको साथ साथ लिखते चले जाया करो। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको कुछ नाम जो हैं, जो इनके भारतेंदु जी के अनुदित नाटक हैं, उनके मौलिक नाटक हैं, उनकी काव्य रचनाएं हैं, इन सब रचनाओं के नाम जो हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं, तो आप वो लिख सकते हो। तो अनुदित नाटकों में सबसे पहले इनका विद्या सुंदर नाटक है, विद्या सुंदर। उसके बाद इनका नाटक है रत्नावली और उसके बाद तीसरा इनका अनुदित नाटक है पाखंड विडंबना। उसके बाद आता है बेटे धनंजय विजय, उसके बाद कपूर मंजरी, उसके बाद सत्य हरिश्चंद्र, फिर आता है भारत जननी और फिर मुद्रा राक्षस और अंत में दुर्लभ बंधु। ठीक है बेटे, ये जो मैंने 9 नाटक आपको बोले हैं, ये भारतेंदु जी के अनुदित नाटक हैं। कौन से नाटक हैं? अनुदित नाटक। ठीक है, इनके नाम मैं आप लोगों को एक बार फिर दोहरा देता हूँ। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर रह गया, तो इसके नाम जो आप मैं फिर दोहरा रहा हूँ पहले से लेकर 9वीं तक, तो आप लिख लीजिए। पहला है विद्या सुंदर, विद्या सुंदर, उसके बाद रत्नावली, फिर पाखंड विडंबन, उसके बाद धनंजय विजय, 5वां कपूर मंजरी। ठीक है, छठा कौन सा है? सत्य हरिश्चंद्र, 7वां भारत जननी, 8 मुद्रा राक्षस और अंत में 9 जो है दुर्लभ बंधु। ठीक है, तो ये सब क्या है बच्चों? ये हैं भारतेंदु जी के अनुदित नाटक। ठीक है, उसके बाद बेटे मैं आपको इनके जो मौलिक नाटक हैं वो मैं नोट करवा रहा हूँ, वो लिख लीजिए। मौलिक नाटकों में इनका सबसे पहला आता है वैदिक हिंसा न भवति। वैदिक हिंसा न भवति, ये कौन सा है? मौलिक। पहले हमने बात की थी अनुदित नाटकों पर, अब हम बात कर रहे हैं मौलिक नाटकों। तो मौलिक नाटकों में पहला कौन सा है? वैदिक हिंसा न भवति। दूसरा कौन सा है? प्रेम जोगिनी। तीसरा चंद्रावली, चंद्रावली। ये जो है ये मधुरा भक्ति पर आधारित है। ठीक है, मधुरा भक्ति पर ये आधारित है। उसके बाद आता है बेटे भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, फिर नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप। सती प्रताप इनका क्या है? अधूरा नाटक है। ठीक है, ये केवल महत्वपूर्ण जो नाटक हैं, मौलिक नाटक या अनुदित नाटक, मैंने उनके ही नाम लिखवाए हैं। ठीक है, तो ये इतने ही आप याद कर लोगे तो इतने ही बहुत हैं। ठीक है बेटे, अगर आप इतने ही याद कर लोगे तो आपकी इस परीक्षा के लिए इतने ही बहुत हैं। ठीक है,
तो 9 मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं इनके अनुदित नाटक, और लगभग 7 मैंने आप लोगों को इनके मौलिक नाटक जो हैं वो उनके नाम मैंने आपको लिखवाए हैं। अब इनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं, उसके नाम भी आप नोट कर लीजिए। पहला है भक्त सर्वस्व। ये क्या है? काव्य रचनाएं हैं। पहला क्या है? भक्त सर्वस्व। दूसरा प्रेम मलिका, प्रेम मलिका। तीसरा प्रेम माधुरी। हाँ जी बेटे, पहला भक्त सर्वस्व, दूसरा प्रेम मालिका, तीसरा प्रेम माधुरी, चौथा प्रेम तरंग, चौथा प्रेम तरंग, पांचवा उत्तरार्ध भक्तमाल, उत्तरार्ध भक्तमाल, छठा प्रेम प्रलाप, छठा कौन सा है बेटे? प्रेम प्रलाप। सातवां होली, होली, यस, होली जो त्योहार, होली का त्योहार, हम लोग रंगों का त्योहार जिसे हम कहते हैं होली, होली। उसके बाद मधु मुकुल, फिर फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, और कृष्ण चरित्र, कृष्ण चरित्र। तो ये क्या है बेटे? इनके काव्य रचनाएं जो हैं, ठीक है। और हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटे, इनकी जो अनुदित नाटक हैं, उनके जो मौलिक नाटक हैं, उनकी जो काव्य रचनाएं हैं, उन सब के नाम जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखवाए हैं, ठीक है। जी जी जी, अनुदित नाटकों में आप जो मैंने नाम लिखवाए उनको अनुदित में शामिल करना है, जो मौलिक नाटकों में हैं उनको मौलिक नाटकों में उनको रखना है, उसी कड़ी में उसको रखना है, और फिर इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो अलग से रखनी है, ठीक है। तो कविताओं के बारे में, जो इनकी कविताएं हैं उनके बारे में हमें पाठ्यक्रम में कौन कौन सी कविताएं जो हैं वो लगी हुई हैं, किन किन कविताओं का हमने अध्ययन जो है वो करना है, तो उनके बारे में अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भारतेंदु की 3 प्रकार की जो कविताएं हैं वो हमें पाठ्यपुस्तक में रखी गई हैं। एक कविता जो उनके 1875 ईस्वी के रचित दुखांत नाटक भारत दुर्दशा की प्रस्तावना के रूप में है, उसे लिया गया है। दूसरा एक कवितांश जो है अमीर खुसरो की शैली में रचित नए जमाने की मुकरी, नए जमाने की मुकरी कविता से है, जो 1884 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुई, ठीक है। 1884 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में वो प्रकाशित हुई, ठीक है। तीसरे प्रकार की कविता पारंपरिक ढंग की कविता है, जिसे भक्ति तथा ऋतु वर्णन है, ठीक है। उसमें क्या है? भक्ति है, और जो ऋतुएं हैं हमारी शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, उनका वर्णन उसमें है। भारत दुर्दशा जो नाटक है उसके आरंभ में लावनी गाते हुए एक योगी का रंगमंच पर प्रवेश होता है। प्रस्तुत कविता को लावनी के रूप में गाया गया है। इस कविता का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? देश प्रेम है, ठीक है। भारत दुर्दशा जो है नाटक, वहाँ उसका जो लावनी गाते हुए योगी जो रंगमंच में प्रवेश करता है, और उसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? देश प्रेम। कविता का संबोधन जो है सामूहिक भारतीयों के प्रति है। कवि का संदेश क्या है? सामूहिक रूप में भारतीयों को अपनी वर्तमान दुर्दशा पर चिंता करनी चाहिए। इसमें गौरवपूर्ण अतीत और वर्तमान भारत की जीर्ण शीर्ण अवस्था का द्वंद्वात्मक रूप में चित्रण किया गया है। भारत के महान पुरुषों के पुरुषार्थ का वर्णन भी इसमें मिलता है। उनके कर्तव्य की दृढ़ता का दृष्टांत भी है जो यहाँ पर दिया गया है। वर्तमान भारत में आंतरिक कलह, अविद्या, धार्मिक भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों का गहराई से विवेचन किया गया है। उस समय देश जो है वो महंगाई, अकाल और रोगों की विभीषिका से जर्जर था। ऐसी बहुत सी महंगाई और काल जैसे बहुत सी जो देश को खाने वाली, अंदर से खोखला करने वाली जो ये परंपराएं जो चल रही थी, ये एक तरह का रोग ही था जो देश को लग चुका था। तो इस अकाल से, इस महंगाई से, इस भ्रष्टाचार से, इस रिश्वतखोरी से, इस जात पात के भेदभाव से कैसे निकला जा सकता है, और
क्यों हम लोग ऐसी विवशताओं के अंदर जुड़े हुए हैं, इस विवशताओं में हम लोग घुले हुए हैं, तो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। जात पात का भेदभाव जो है वो मानव को मानव का दुश्मन बना रहा है। तो इस प्रकार जो औपन्यासिक शोषण है, जिससे देश जो था वो दरिद्र हो चुका था, तो इस प्रकार की बातों से कवि जो है वो मानव को निकालने का प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। इस समसामयिक विषय वस्तु को कवि ने इस कविता का आधार बनाया है। तो और जो दूसरी हमने बात की नए जमाने की मुकरी में, भारतेंदु समकालीन जीवन के अंतर विरोधों पर व्यंग करते हैं। अंग्रेजी, ग्रेजुएट, विद्वान, रेल, चुंगी, पुलिस, अखबार, कानून इत्यादि अनेकों ऐसे शब्द हैं जिसको उन्होंने अपने व्यंग का निशाना बनाया है। तो इन सभी विषयों का संबंध किससे था? व्यवस्था से था। सत्ता के द्वारा ये पोषित होते थे। अविवेक के कारण किस प्रकार से उनकी स्थिति समाज में हास्यास्पद हो जाती है, इसे रचनाकार ने भली भांति हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, रखा है। ठीक है। भक्ति के पदों की अगर बात करें तो भक्ति के पदों में कृष्ण के बाहरी व्यक्तित्व का आकर्षक वर्णन जो है हमें इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में मिलता है। ये भगवान से अपनी मुक्ति की आकांक्षा व्यक्त करते हुए पाठक को दिखाई पड़ते हैं। वसंत वर्णन में ये प्रकृति की स्वच्छंदता के माध्यम से जीवन में स्वच्छंदता के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। कुछ पदों में ये प्रेमी प्रेमिका के आत्मिक प्रेम की पीड़ा का भी वर्णन करते हुए हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। भारतेंदु जी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की शुरुआत की थी। श्रृंगार और भक्ति की उनकी कविता ब्रज भाषा में ही है, किंतु जीवन के बदलते संदर्भों की नई अनुभूति के लिए उन्होंने क्या किया था, खड़ी बोली में भी अच्छी रचनाएं जो हैं वो पाठक के सामने प्रस्तुत की थी। और छंदों का भी इन्होंने इस्तेमाल किया। भारत दुर्दशा की कविता में उन्होंने लावनी छंद को लिया है, जो आल्हा शैली की तरह का एक लोकगान है। नए जमाने की मुकरी में भाषा की भंगिमा अद्भुत है। यहाँ हास्य, विनोद, व्यंग और विडंबना सबको एक साथ देखा जा सकता है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से काव्य भाषा में लोक जीवन के अनुभव का साक्ष्य जो है वो उपस्थित हुआ है। ब्रज भाषा में भारतेंदु जी ने कवित्व और स्वैया में भक्ति के पद रचे हैं। उनकी ब्रज भाषा काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि वे बोलचाल की भाषा के निकट हैं। जनसाधारण में प्रचलित जो ब्रज भाषा के शब्दों को उन्होंने अपने काव्यों में भरपूर स्थान दिया है। इस संदर्भ में यदि बात की जाए तो उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, वो लोगों के बहुत निकट पाई जाती थी, अर्थात लोगों का उनसे प्रेम था। वो क्योंकि भाषा ऐसी थी, खड़ी बोली थी, ब्रज भाषा थी, तो लोग ऐसी ही भाषा चाहते थे जो अधिक क्लिष्ट ना हो, जिसमें अधिक गहरापन ना हो, जो आसानी से समझ आ जाए। ठीक है। तो ऐसे ही भाषा को उन्होंने अपने काव्य में क्या दिया था, स्थान दिया था। भारतेंदु दुर्दशा भारतेंदु की प्रतिनिधि कविता है। इस कविता का केंद्रीय महत्व क्या है, राष्ट्र प्रेम है। इस कविता में देशभक्ति दो प्रकार से अभिव्यंजित हुई। अतीत गौरव और वर्तमान भारत की दशा को आमने सामने रखकर कवि ने राष्ट्रीय जीवन को समझने की चेष्टा की है। आंतरिक द्वेष और ब्रिटिश समाज का औपनिवेशिक शोषण भारत की वर्तमान दशा के लिए दोषी है। कविता का मूल संदेश वर्तमान राष्ट्रीय जीवन को जागृत करना है। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ जो रचनाएं थी, भारत दुर्दशा उनका नाटक था, कुछ उनकी जो मैंने आपको काव्य रचनाएं लिखवाई हैं, तो इन सब रचनाओं से जो भारतेंदु जी का व्यक्तित्व जो है वो एक अलग पहचान रखता है। ठीक है। हिंदी भाषा और साहित्य में वो अपनी एक विशेष, एक अलग पहचान रखता है, और इसी अलग विशेष और पहचान के बल पर ही इनको आधुनिक युग का प्रवर्तक माना गया। तो आगे बच्चों अगर बात करें तो आपको भारतेंदु युग से या भारतेंदु जी से जुड़े हुए कैसे प्रश्न आप लोगों को पूछे जा सकते हैं।
और कुछ बच्चों के ये भी हम लोगों से कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर क्या हमें पेपर में सप्रसंग व्याख्या आ सकती है? अगर सप्रसंग व्याख्या आती है तो हमने किस प्रकार से उसको लिखना है? तो बेटे सप्रसंग व्याख्या के बारे में आपको मैं थोड़ी सी डिटेल में आपको विस्तार में आपको बता देता हूँ कि सप्रसंग व्याख्या हमने कैसे लिखनी होती है। तो सबसे पहले तो हमने सप्रसंग व्याख्या के लिए हमें जो पंक्तियाँ दी गई हैं हमने उनको ध्यान से पढ़ना है। सप्रसंग व्याख्या के लिए हमें जो परीक्षक है उसके द्वारा जो पंक्तियाँ दी गई हैं, पेपर में जो हमें पंक्तियाँ आई हैं, उनको पंक्तियों को हमने ध्यान से पढ़ना है और कोशिश करनी है कि हम उसका अर्थ जो है वो समझ सकें। ठीक है। और उसके बाद क्या करना है हम लोगों ने सबसे पहले प्रसंग से शुरुआत करनी है। ठीक है। और प्रसंग में क्या क्या देना आवश्यक है बेटे? तो प्रसंग में एक तो आपको कविता का नाम और उस कविता के लेखक का नाम, ठीक है, कविता के रचनाकार जो हैं, लेखक जो हैं, कवि जो हैं, उनका नाम, और फिर वो आपकी किस पुस्तक से ली गई है। ठीक है। तो ये 3 बातें जो हैं वो आपने विशेष रूप में बतानी है। ठीक है, कि ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये हम भारतेंदु जी की कविता या उनके नाटक भारत दुर्दशा और इसके रचनाकार हैं वहाँ से ली गई हैं। इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और यह हमारी किस पुस्तक में दर्ज है और कहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो इतना तो कम से कम बताना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आप चाहो तो प्रसंग में आप थोड़ा सा भारतेंदु जी का परिचय अगर आप दे सको या जिस रचना से वो पंक्तियाँ ली गई हैं उसका परिचय अगर आप दे सको तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने व्याख्या शुरू करनी है। ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है कि प्रसंग बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, केवल 5 और 6 पंक्तियों के भीतर ही आपने उसको रखना है। ठीक है। तो ये ना हो कि आप 1-1.5 पेज जो प्रसंग पे ही भर दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जो 5 और 6 पंक्तियों के बीच और ज़्यादा से ज़्यादा 7 पंक्तियों के बीच ही आपने उसको रखना है। ठीक है। तो उसके बाद प्रसंग के बाद आपने क्या करना है बेटे, व्याख्या शुरू करनी है। व्याख्या किस चीज़ की करनी है? जो पंक्तियाँ आपको दी गई हैं, जो पैरा आपने पढ़ा है उसी की आपने व्याख्या, उसी का सरलार्थ जो है, उसी की व्याख्या जो है वो आपने स्पष्ट शब्दों में वहाँ पर देनी है, वहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद एक बात और है कि अगर आप कर सकते हो तो आपने उन पंक्तियों में अगर कोई मुहावरा आया है, कोई लोकोक्ति आई है या आपको कोई अलंकार की किसी की पहचान आ रही है या उस पंक्तियों में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनका अर्थ आपको मालूम है, तो आप विशेष के अंतर्गत, ठीक है, पहले प्रसंग फिर व्याख्या और फिर विशेष के अंतर्गत आप ऐसी बातों की चर्चा कर सकते हो कि प्रस्तुत पंक्तियों में ये जो शब्द हैं इनका अर्थ जो है वो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, इसका अर्थ ये है। और अगर पंक्तियों में कोई मुहावरा आया है, ठीक है, तो वो मुहावरा भी आप लिख सकते हो, उसका अर्थ भी आप लिख सकते हो। ठीक है। और वहाँ पर अगर कोई लोकोक्ति आई है तो वो भी लिख सकते हो आपको। और अगर आपको पंक्तियों में से कोई अलंकार की आप जैसे कोई उपमा अलंकार आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया, तो आपको अलंकार की पहचान आ गई तो आप वो भी वहाँ पर लिख सकते हो। इसके अतिरिक्त आप वहाँ पर भाषा सरल है, स्पष्ट है, भाषा में तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, देशज शब्द हैं, तो ऐसी बातें भी आप वहाँ उस विशेष में शामिल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो सप्रसंग व्याख्या है उसको बहुत सुंदर अच्छा रूप मिल जाएगा। ठीक है। और जो पेपर चेक करने वाला है उसको भी ये मालूम हो जाएगा कि बच्चा जो है वो इस सप्रसंग व्याख्या के उस विषय पर अपनी गहरी पकड़ जो है वो रखता है और उसे विषय का अच्छा ज्ञान है और इससे आपको अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता होगी। ठीक है बेटो। तो ये तो है बच्चों कि आपने सप्रसंग व्याख्या को कैसे लिखना है। तो उसके बाद चर्चा करते हैं कि आपको कौन कौन से और कैसे प्रश्न जो हैं वो आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, उनका जीवन और उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थीं, ठीक है, ये सब बातें आपको
पूछी जा सकती हैं। तो आपने प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ना है, प्रश्न को पहले आपने ध्यान से पढ़ना है और फिर ध्यान से ही उसका उत्तर देना है। ठीक है, तो आज का हमारा जो विषय रहा बेटे वो रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनकी जो कविताएं जो रचनाएं हम लोगों को पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं उन सब पर भी हमने चर्चा की। तो आज के लिए बेटे इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।